अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियाँ गौहर अली, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज से हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को, और हमारी डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टाइटल को, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को और उसकी कमेंसमेंट को डील करता है। सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन 1 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इट शैल बी, इस ऑर्डिनेंस को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में इसकी एक्सटेंशन है और इसको फेडरल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको इन्फोर्स किया गया। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस, दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशंस। डेफिनेशन जो हैं वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें सीधा सीधा और क्लियर कट बता रही है कि अगर किसी को इस डेफिनेशन के सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट से मसला हो या ना हो, लेकिन ऑर्डिनेंस हमें समझाना चाहता है जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है, हम वैसे ही इसको लेके इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसको वैसे ही कंसिडर करेंगे जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास अकोमुलेटेड प्रॉफिट, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस डेफिनेशन में कहता है इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट्स ऑफ अ डिविडेंड। हम बात कर रहे हैं अकोमुलेटिव प्रॉफिट की। प्रॉफिट्स के अंदर उसने एक नई टर्म यूज की, डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल करके इस इनकम टैक्स ने उसको एक्सप्लेन किया है। हमारा टारगेट यहाँ पे अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिफाइन करना है। हम अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिफाइन करने के लिए उनको देखेंगे कि वो क्या हैं। क्लॉज आगे ए, एनी रिजर्व मेड अप होली और पार्शली ऑफ एनी अलाउंस। ये चीज आ गई, किसी कंपनी ने कोई रिजर्व रखा, ठीक है, वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, किसी अलाउंस के रेफरेंस से भी हो, तो वो डिविडेंड ही कंसीडर किया जाएगा। कोई डिडक्शन कंपनी ने कर दी, वो भी डिविडेंड्स के होगी अकॉर्डिंगली, और एग्जाम्पशन एडमिसिबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है कोई रिजर्व जो होली हो या पार्शली हो, किसी अलाउंस के अगेंस्ट हो, किसी डिडक्शन के अगेंस्ट हो, और कोई एग्जाम्पशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें देता है उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन हो, तो भी हम उसको एज अ अकोमुलेटेड प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। अब इसकी बी क्लॉज आ गई, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज ए बी ई ऑफ क्लॉज 19 all profits of the company including income and gains of a trust up to the date of such distribution or such payment as the case may be। अब इसको ब्रीफ करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डेफिनेशन ने सहारा लिया है क्लॉज 19 का। क्लॉज 19 की सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी और सब क्लॉज ई जो प्रॉफिट्स को डील करेगी। इसमें इस डेफिनेशन में कंपनी के प्रॉफिट्स भी आगे और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट वगैरह का उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट्स भी आ गई। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो कंपनी है वो सेक्शन 19 क्लॉज 19 और सब क्लॉज ए बी और ई ए अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रॉफिट देती है और या इसी के अकॉर्डिंगली कोई ट्रस्ट अगर कोई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम उसको भी एज अ अकोमुलेटेड प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। अब इसकी क्लॉज 3 आ गई, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 19 इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड इनकम और गेन ऑफ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। अब यहां पे ये बात कर रहा है कि लिक्विडेशन के टाइम पे, लिक्विडेशन भी एक कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और जो था डिविडेंड्स वो भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे लिक्विडेशन
का जो मतलब है वो जर्नल यही लिया जाता है कि कंपनी की वाइंडिंग अप जब हो रही होती है तब उसके कुछ डेट्स, कुछ लाइबिलिटीज जो होती हैं उनको सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। उसके बाद फिर बाकी उसकी शेयर होल्डर्स और बाकी सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। इस लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी एक अनदर वीडियो में। अब चूंकि इन्होंने क्लॉज 19 को वेरी हाईलाइटली लिया है, इसलिए हम यहीं पे क्लॉज 19 को डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा अगला काम इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली मुकम्मल हो जाए। ये आ गया। इसमें क्लॉज 19 डील करती है डिविडेंड्स को। डिविडेंड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे वो चीज़ जो हमने डेफिनेशंस को शुरू करने से पहले डिस्कस की थी उसको एज इट इज़ यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि डिविडेंड्स का मतलब वही होगा जो इस ऑर्डिनेंस ने हमें बता दिया। इसके अलावा हम अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन, कोई एक्सटर्नल डिक्शनरी को इसके अकॉर्डिंगली, उसकी डेफिनेशन को इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली नहीं चैलेंज कर सकते। जो हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने डिविडेंड्स की डेफिनेशन दे दी, इनकम टैक्स की हद तक हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। हम बाहर से किसी डिक्शनरी की डेफिनेशन को इसके ऊपर टेक ओवर नहीं कर सकते। अब आ जाती है डिविडेंड्स की बारी। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनी ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। यहां पे बता रहे किसी किस्म की जो कंपनी ने प्रॉफिट्स गेन किए, ठीक है, उसको शेयर होल्डर्स को दिया या नहीं दिया, ये क्लियर है। कंपनी ने अपना प्रॉफिट बना लिया। इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन एंटेल द रिलीज बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग मनी ऑफ द कंपनी। डिविडेंड्स हर वो चीज है जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और अपने शेयर होल्डर्स को दिया या नहीं दिया, वो कम्युलेटेड प्रॉफिट है। अब आ जाते हैं इसकी क्लॉज, सब क्लॉज बी की तरफ। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म। अब यहां तक जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कंपनी ने कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिबेंचर्स के अगेंस्ट थी और डिबेंचर स्टॉक के अगेंस्ट थी, या उन कंपनी ने अपने डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू कर दिए। अब यहां पे अगली लाइन कहते हैं वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट। डिविडेंड्स भी एक कॉन्सेप्ट है, डिबेंचर्स भी एक कॉन्सेप्ट है। डिबेंचर्स में कुछ चीजें, डिबेंचर्स भी एक डिटेल टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम इस सेक्शन को वाइंड अप करते हैं। वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेस अकोमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कंपनी ने किसी भी किस्म की डिबेंचर्स के अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट्स की किसी भी अमाउंट की, वो अकोमुलेटेड प्रॉफिट ही कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया क्लॉज सी। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैश की, एसेट्स की या किसी भी चीज की जो लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स को दी जाती है, वो भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट ही होगा। अब इसको नेक्स्ट सेक्शन में ये कैसे देखते हैं। टू द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इट्स is attributable to the accumulated profit of a company immediately before its liquidation whether capitalized or not। इस लाइन में वही बात जो पहले थी कि जो भी लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कंपनी का अकोमुलेटेड प्रॉफिट ही होगा। अब लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी को वाइंड अप करने से पहले सारी के सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनको सबसे पहले मैनेज किया जाता है, उनको पे ऑफ किया जाता है। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बचती है उसमें फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके शेयर्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
अब आगे इसकी क्लॉज सी आ गई, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल to the extent to which the company possess accumulated profit, whether such accumulated profit has been capitalized or not। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, कंपनी बहुत अच्छी अपना रन हो रही है, अच्छा प्रॉफिट्स है, अच्छा बिजनेस है। अब कंपनी करती क्या है कि कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पे ऑफ करके उनके शेयर खरीद लेती है। अब वो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि कंपनी का उनके शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करना, ठीक है, उनके शेयर खरीदने के लिए, ये भी अकोमोलेटेड प्रॉफिट के अंदर ही आएगा। अब आगे आ जाता है इसकी सब क्लॉज ई, एनी पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली जो कंपनी बनती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, और अ ट्रस्ट ऑफ एनी सम वेदर as representing a part of its assets of a company or trust or otherwise। या ट्रस्ट की बात हो रही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हो या ट्रस्ट हो। अब आगे इसकी जो है डेफिनेशन आगे चलते हैं, बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर और एनी पेमेंट बाय सच कंपनी और ट्रस्ट ऑन बिहाफ। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को लोन दिया, ठीक है, या ट्रस्ट ने अपने बिहाफ पे किसी सिंगल इंडिविजुअल को उसके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लोन दिया। अब कंपनी का शेयर होल्डर्स को लोन देना और ट्रस्ट का किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट्स के लिए उसको कुछ ना कुछ पे ऑफ करना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली वो भी अकोमोलेटेड प्रॉफिट ही डिस्कस होगा। अब आगे इसकी सब क्लॉज एफ, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अब रेमिटेंसेस जो है वो कंपनी की रेमिटेंसेस जो कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है, उसका ऑपरेशंस पाकिस्तान में है लेकिन ब्रांच उसकी फॉरेन के अंदर है। अब जो रेमिटेंसेस बाहर से पाकिस्तान के अंदर आएंगी उनको भी एज अ अकोमोलेटेड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिस्कस कंसीडर किया जाएगा। अब आ गया कुछ एक्सेप्शंस आ गई डिविडेंड्स की। डिविडेंड्स की एक्सेप्शन में सब क्लॉज एफ के बाद एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन की हेडिंग है बट डज नॉट इंक्लूड। कौन कौन सी चीजें डिविडेंड्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती। अब आगे डिविडेंड्स की बात, अ कंट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद सब क्लॉज सी और डी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर ऑफ फुल कैश कंसिडरेशन और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक, वेदर the whole of the share debenture is not entitled in the event of liquidation of participation in the surplus asset। अब इसमें कह रहा है कि कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लॉज सी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज डी के अकॉर्डिंगली हमने पे ऑफ किया, फुल कैश पेमेंट दी और या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए हमने पे ऑफ किया, वो इस डिविडेंड्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब आगे आ गया, एनी एडवांस और लोन मेड टू द शेयर होल्डर बाय अ कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। कोई पेमेंट कंपनी ने किसी बंदे को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए दी, वो भी डिविडेंड्स के अंदर कंसीडर नहीं होगी। एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी which is set off by a company against the whole or any part of some previous paid by it and treated as a dividend within meaning of sub clause is। कंपनी ने जो डिविडेंड्स पे किए अपने लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए, वो भी डिविडेंड्स में कंसीडर नहीं होंगे। अब आगे आ गया, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय द ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP फॉरेन कंपनी। अब ENP फॉरेन कंपनी जो है उसकी रेमिटेंस होंगी, वो भी डिविडेंड्स में कंसीडर नहीं की जाएंगी। ये हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने अकोमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर रहते हुए डिविडेंड्स की सारी डेफिनेशन, सारे का सारा प्रोसीजर हमें
समझा दिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।